गुड आफ्टरनून फैज़ अहमद, गुड आफ्टरनून सभी बच्चों को मेरी तरफ से। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है NCERT 101। कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से आ जाओ यार। वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप लोग आ जाइए, फटाफट ज्वाइन कर लीजिए यार, ताकि क्लास को आगे बढ़ा सके, क्लास को आगे कर सकें। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट लेक्चर NCERT का 7वीं क्लास का चैप्टर नंबर 9। आज के बाद NCERT 7वीं क्लास की खत्म हो जाएगी, है ना। एंड वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द NCERT। हम NCERT के अगले भाग की ओर बढ़ेंगे, या तो पॉलिटी का करेंगे, 7वीं क्लास की पॉलिटी करेंगे, या फिर हम क्या करेंगे 8वीं क्लास की ज्योग्राफी की NCERT करेंगे, है ना। तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना जैसे वीडियो खत्म होती है, फिर उसी के हिसाब से देख लेंगे कि क्या चीज़ आप चाहते हो, फिर उसी के हिसाब से जो आप चाहते हो, जैसा चाहते हो उसी के हिसाब से उसको हम कवर कर लेंगे, ठीक है। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून। मैं बढ़िया हूँ तनु, एकदम बढ़िया हूँ। आप बताइए कैसे हैं? फैज अहमद, थैंक यू यार, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड सेम टू यू, लव फ्रॉम हरियाणा, ठीक है। हरियाणा का बहुत सारा प्यार जम्मू कश्मीर की तरफ भेज देता हूँ मैं ठीक है। चलिए जल्दी से आ जाइए लाइव फटाफट। एंड देखो दोस्तों, अभी हम जो बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे, और ये चैप्टर नंबर 9 जो है वो कह रहा है लाइफ इन डेजर्ट, मरुस्थल में जीवन। जीवन कैसा होगा मरुस्थल में? आप सोचो, जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है, वो वाली बात होगी यहाँ पे। नहीं भाई, लेकिन ठीक है भाई, पढ़ना है अपने को। तो लाइफ इन डेजर्ट कह रहा है, लाइफ इन डेजर्ट कैसी होगी? डेजर्ट के अंदर जीवन कैसा होता है? मैंने बताया आपको, डेजर्ट के अंदर जीवन ऐसा होगा कि बस जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है, तो पढ़ना है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 6 7वीं क्लास की NCERT, सॉरी चैप्टर नंबर 9, ठीक है। और लाइफ इन डेजर्ट, जैसे मैंने बताया, एकदम झंडू बाम होगी यहाँ पे लाइफ। कहाँ से डेजर्ट में, मतलब किस प्रकार की लाइफ होगी आप सोच सकते हो, लेकिन नहीं भाई, डेजर्ट में अच्छी लाइफ भी होती है। दुबई देखो डेजर्ट ही तो है सारा का सारा, नहीं? और देखो कितने मजे आते हैं दुबई के अंदर। हबीबी रहती, बहुत पैसा होती, तेल से पैसा निकालती। ऐसे ही सऊदी अरेबिया में भी बहुत पैसा आती हबीबी से, है ना। और सबसे पहले तो हम बात करेंगे डेजर्ट क्या होता है। सो डेजर्ट का मतलब होता है दोस्तों रेगिस्तान, मरुस्थल, है ना, ऐसे से बोलते हैं डेजर्ट। मैं अगर बताऊं आपको, मेरी नज़र में डेजर्ट क्या होता है? डेजर्ट वो चीज़ होती है जो अनप्रोडक्टिव है। इवन अगर आप भी अनप्रोडक्टिव हो तो आप भी डेजर्ट हो, मैं भी अनप्रोडक्टिव हूं तो मैं भी डेजर्ट हूं, है ना भाई। ऐसी चीज जो बायोलॉजिकली अनप्रोडक्टिव हो, जिस पे कुछ उगाया ना जा सके, जिस जमीन पर, मतलब हम पे नहीं, जिस जमीन पर कुछ उगाया ना जा सके, उसको हम कहते हैं डेजर्ट। ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई भी जमीन जो बायोलॉजिकली अनप्रोडक्टिव हो। अब इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, है ना भाई। किसी जमीन पे कुछ उगता नहीं, इसके पीछे बहुत कारण हो सकते हैं। देखो, पहला कारण जो हो सकता है, वो कारण क्या हो सकता है मित्रों? पहला हो सकता है सर टेम्परेचर एक्सट्रीम, मतलब टेम्परेचर जो है वो बहुत ही हाई हो। जैसे आपका सहारा रेगिस्तान में होता है अल अजीजिया, तापमान जो होता है अल अजीजिया में तापमान होती लगभग 58 डिग्री होती। 58 डिग्री में कौन सी फसल होती? कोई भी नहीं होती। 58 डिग्री मतलब टेम्परेचर एक्सट्रीम, टेम्परेचर बहुत ज्यादा। दूसरा बात करते हैं दोस्तों, टेम्परेचर बहुत कम। लद्दाख, लद्दाख भी क्या है? कोल्ड डेजर्ट है। क्या है? टेम्परेचर बहुत कम है भाई साहब, वहां पे भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो कोल्ड डेजर्ट, टेम्परेचर एक्सट्रीमिटी। अच्छा, तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा हो सकता है वाटर नहीं हो, बेसिकली वाटर जीरो, ठीक है। या मैं बोल सकता हूं जहां पर ह्यूमिडिटी हमारी क्या है दोस्तों? जीरो। तो ऐसी जगह पे भी क्या हो सकता है? डेजर्ट हो सकता है। जैसे उदाहरण दो मुझे आप, जैसे थार मरुस्थल, इंडिया का थार रेगिस्तान, है ना, ठीक है सर। इसके बाद भी हो सकता है, और वो क्या हो सकता है भाई? न्यूट्रिएंट्स ना हो जमीन के अंदर, खनिज ना हो। तो जब खनिज नहीं होगा, खनिज इक्वल टू जीरो, तब भी वो डेजर्ट होती। तो डेजर्ट भारत में कई कारणों से होती, भारत में नहीं पूरी दुनिया में डेजर्ट कई कारणों से हो सकता है। पहला जो कारण है, पहले दो कारण, वो है टेम्परेचर एक्सट्रीमिटी। टेम्परेचर एक्सट्रीमिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? या तो तापमान बहुत ज्यादा हो या तापमान बहुत ही कम हो, ठीक है, मरुस्थल बन जाएगा। तापमान ज्यादा होगा वार्म डेजर्ट, तापमान कम होगा कोल्ड डेजर्ट। समझ में आई बात? ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरा, तो वो क्या होगा दोस्तों? वाटर अवेलेबिलिटी ना हो, पानी ना हो वहां पे, ह्यूमिडिटी ना हो, है ना।
और चौथा जो है दैट इज द न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट मतलब जब खनिज ना हो। तो ये सारी जो चीजें हैं इन केसेस में क्या होगा दोस्तों, आपका डेजर्ट बनता है। ठीक है, तो डेजर्ट इट इज एन एरिड रीजन। ये कह रहा है एरिड, एरिड का मतलब होता है दोस्तों मरुस्थल। तो ये कह रहा है कि इट इज एरिड रीजन। एरिड मतलब होता है मरु और रीजन मतलब स्थल, मरुस्थल। कह रहा है कि इट इज एन एरिड रीजन कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीमली हाई और लो टेम्परेचर एंड ए स्कैर्स वेजिटेशन। ये तो बहुत छोटी सी बात बोल रहा है। ये तो कह रहा है कि एक ऐसा क्षेत्र होता है मरुस्थल जो एरिड हो, शुष्क हो, और वहां पर आपका तापमान या तो बहुत ज्यादा हो या तापमान बहुत कम हो। तो मतलब इसने सिर्फ मरुस्थल के अंदर में इन दो चीजों को रखा है। बट आपको पता ना दो चीजों से और भी मरुस्थल हो सकता है। भाई जो सहारा रेगिस्तान है अपने यहाँ पे वो तो ठीक है, वहां तापमान बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर मैं सहारा के अलावा बात करूं, भारत में बात करूं मैं, थार डेजर्ट है, तापमान ना तो इतना ज्यादा है ना बहुत ज्यादा कम भी है, लेकिन हाँ वहां पर क्या नहीं है, पानी नहीं है। तो क्या बन गया, वो डेजर्ट बन गया। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों, ये आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। इससे बाद क्या कह रहा है दोस्तों, द एरिया विच इज बायोलॉजिकली अनप्रोडक्टिव व्हाटसोएवर द रीजन इज नोन एज द डेजर्ट। सिंपल मैंने बोल दिया भाई, ऐसी जगह जिसमें कुछ उगाया ना जा सके उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज द डेजर्ट। समझ में आ रही बात दोस्तों? सर की जगह क्लास पर फोकस करो तभी एग्जाम क्लियर होगा। हाँ ये बात तो सही है। कौन कर रहा है भाई मेरे पे फोकस? अच्छा मैं, अरे कहाँ परेशान हूँ यार, बिल्कुल। अनवर खान थैंक यू। फिजिकल ज्योग्राफी क्लास कब आगे बढ़ेगी सर, प्लीज़ डांटना मत, क्वेश्चन पूछा इसने। एक बात बताओ, ईमानदारी से बताना, तुम ही लोग बताओ, देख तुम ईमानदारी से बताओ। देखो मैं बताना नहीं चाहता बट मैं बता रहा हूँ, मेरी ना अभी एक छोटी सी सर्जरी हुई है, माइनर सर्जरी। तो उसकी वजह से बीच में काफ़ी दिन क्लास नहीं भी हुई है, और अब मैं क्लास लेता हूँ, जैसे बोलता हूँ तो अभी मेरे को थोड़ा दर्द होता है, पेन होता है। मैं ये चीज़ बताना नहीं चाह रहा आप लोगों को, क्योंकि इससे पर 50 सवाल और उठेंगे। सर किस चीज़ की सर्जरी हुई है, क्या हुआ है। मैंने पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको, मेरी कुछ मिला के छोटी मोटी 4 से 5 सर्जरी होनी थी, है ना। ये तीसरी सर्जरी है, 2 और होनी है। तो क्या है ना कि उसमें ऐसा हो रहा है, बीच में भी हो गया था, थोड़ा पेन हो रहा था, अब वो हो गया है। तो अब जैसे मैं बोलता हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा क्लासेस नहीं ले सकता, समझ रहे हो। तो ऐसे में मैं बहुत ज़्यादा क्लासेस नहीं ले सकता, सारी चीज़ होंगी। बट चलो ये चीज़ एक साइड में रख दो, दूसरी चीज़ पे आ जाते हैं। देखो आप लोग भी अभी नहीं देख रहे हो, मैं मानता हूँ आप देख रहे होंगे, LT गोविंद आप देख रहे होंगे, बट अभी बच्चे क्या है, दे आर वेटिंग फॉर द UPSC नोटिफिकेशन। मुझे कोई दिक्कत नहीं है यार, मैं काम पढ़ाने का है, ठीक है, और मैं उतना ही पैशनेट हूँ, मेरी चिंता मत करो। मैं पहले ही बोल दिया मैंने आपको, मुझे पता है यार, आप लोग मतलब बैठे हो, भरोसा करके बैठ जाते हो, तो मैं वो चीज़ को ख़त्म नहीं कर रहा, डोंट वरी। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं सारी चीज़ करूँगा, ठीक है, बट मुझे ये लगता है कि एक बार जब नोटिफिकेशन आ जाता है ना, तो बच्चा ज़्यादा सीरियस हो जाता है। फिर पता क्या होगा, मैं अभी करा दूंगा, फिर नोटिफिकेशन आएगी, फिर एक बच्चा आएगा कहेगा सर ये दोबारा से कब कराओगे, शुरू कब होगा, वो वाली बात है। अब मुझे क्या लगता है कि ठीक है, जब अभी बच्चा नहीं देख रहा तो उसी समय कराएंगे जब बच्चा देखेगा। मेरा ऐसा मानना होता है, ऐसा सोच रहा हूँ मैं, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं वैसे भी शुरू करने वाला हूँ फ्रॉम कमिंग टाइम, 1-2 दिन के अंदर मेरा थोड़ा सा पेन सही हो जाए, पेन मेरा ठीक हो जाए, थोड़ा दर्द कम होगा, तो मैं शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। आप चिंता मत करो, मैं खुद ही शुरू कर रहा हूँ यार, ऐसा नहीं है। लेकिन एक बात मैं बता देता हूँ आपको, मैं यहाँ पे अभी खड़ा होकर ये क्लासेस भी ले रहा हूँ, ये भी बहुत बड़ी बात है मेरे को। मतलब अभी भी क्लास लेने की हिम्मत तो, खैर हालत नहीं है बट हिम्मत है ना, हालत नहीं है बट हिम्मत है, ठीक है ना। वो आपके मेल आते हैं मेरे पास, एक तो कह रहा कि सर ये आपने जब से नए नए एजुकेटर लेके आए हो, आपने तो क्लास लेनी बंद कर दी। ऐसे थोड़ी ना हुआ था कि आप खुद पढ़ाना छोड़ दोगे बाकी पढ़ाएंगे। तो भाई मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, बट थोड़ा सा समझो, आप इशू समझा करो, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, विल टेक ऑल द क्लासेज एंड विल स्टार्ट सून, ठीक है, विल स्टार्ट योर क्लास सून, है ना। ठीक है ना। तो अब देखो, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ो। मुझे ऐसा लगता है कि आपने शायद पीछे की चीज़ें भी नहीं पढ़ी होंगी, तो जब तक क्या करो, क्लासेस रिवाइज करो। पूरे दिन अपने चैनल पे क्लासेस हो रही हैं तो उनको करो ना, कोई दिक्कत नहीं। मैं कराऊंगा तो जब कर ही लोगे आप, लेकिन मैं छोड़ नहीं रहा, थोड़ा आगे पीछे हो जाता है यार, इतना चलने दो यारो। तो डेजर्ट क्या होता है, ये बात आपको समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब देखो टाइप ऑफ डेजर्ट कितने होते हैं सर। डेजर्ट होते हैं 2 प्रकार के। पहला होता है हॉट डेजर्ट।
हॉट का मतलब समझते हो ना, हॉट, ठीक है, नॉट दैट हॉट। हॉट कई प्रकार से होता है, समझ रहे हो, हॉट कई प्रकार से होता है। एक दिन अभी थोड़े दिन पहले एक बवाल हो गया, विवाद हो गया, ठीक है। विवाद क्या हो गया मैं बता देता हूँ, अपने को आपको बता देता हूँ, ठीक है। मेरे घर वाले पीछे पड़ेंगे, ब्याह कर ले, ब्याह कर ले, मतलब शादी कर ले, शादी कर ले। तो ऐसे थोड़े दिन पहले क्या हुआ कि किसी सोशल मीडिया के ऊपर मेरी कोई दोस्त होगी, मैंने उसकी वीडियो को लाइक कर दिया। वीडियो लाइक करने का मतलब मैंने वो आग का चिन्ह भेज दिया बना के ऐसे, हॉट, ठीक है। मेरे घर में कलेश हो गया भाई ठीक है। मेरी बहन जो है वो आजकल एक्टिव है, जासूस है वो, ठीक है। तो उसने जासूसी करके मेरे घर पे मेरी मम्मी को बता दिया कि देख मम्मी, इसने इस लड़की को ये भेजा है, मतलब हॉट का निशान भेजा है। मेरी मम्मी 4 दिन मेरे पीछे पड़ी रही कि बता क्या है, बता क्या है। तो हॉट वो वाला हॉट नहीं भाई, हॉट का मतलब नॉर्मल गर्म है, गर्म रेगिस्तान है। गर्म मीन्स यहाँ पे टेम्परेचर क्या है दोस्तों, गर्म है, दैट इज द हॉट डेजर्ट। और दूसरा है कोल्ड डेजर्ट, ठंडा डेजर्ट, है ना, ठंडा, हमारी तरह ठंडे आदमी। सो हॉट डेजर्ट को ना, सहारा इज अ हॉट डेजर्ट, है ना। साथ साथ में वेस्ट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट जो है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, ये क्या है दोस्तों, ये भी हॉट डेजर्ट है। अगर मैं कोल्ड डेजर्ट की बात करूं आपसे, तो कोल्ड डेजर्ट कौन सा, लद्दाख, और दूसरा क्या है, गोबी डेजर्ट, है ना। लद्दाख का डेजर्ट और गोबी का डेजर्ट, बोथ आर द कोल्ड डेजर्ट, दोनों क्या है, कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है, ओके। अरे चिंता मत किया करो, नीरज कह रहा आई लव यू ऑल गर्ल्स बिकॉज यू ऑल आर सिस्टर, है ना, आप बहन है उनकी सब। नहीं भाई नीरज, गलत तो नहीं कह रहा हूं। नीरज आपसे कहना चाह रहा है कि आप उनकी बहन है, इसलिए वो बहुत प्यार करता है आप सभी से। तो कोई बात नहीं, भावनाओं समझो उसकी, बहन मान रहा है सभी को, कोई दिक्कत नहीं है ना। सो कोल्ड डेजर्ट, दूसरा क्या, हॉट डेजर्ट, लद्दाख, और यहां पर क्या, गोबी डेजर्ट, है ना। अगले बात करते हैं सहारा डेजर्ट। देखो जो सहारा डेजर्ट की हम बात करते हैं, तो पहला सवाल हमारे दिमाग में क्या आता है, कहां पे है। तो सहारा डेजर्ट देखो ये रहा, ठीक है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर भाग में। सो नॉर्थ अफ्रीका के अंदर में मुख्यतः सहारा डेजर्ट जो है वो आपका स्थापित है, ठीक है। अगर ये सहारा डेजर्ट है तो बेसिकली इट इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ अफ्रीका। सहारा डेजर्ट कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो 11 देश हैं जिनमें फैला हुआ है। वेस्टर्न सहारा कंट्री है, मॉरिटीना कंट्री है, माली 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 8, 9, 10 और 11, लगभग 11 देश हैं। और इन 11 देशों के अंदर में क्या है आपका, ये फैला हुआ है अफ्रीका के उत्तरी भाग में, ठीक है, अफ्रीका के उत्तरी भाग में फैला हुआ है। एंड बेसिकली इट इज लोकेटेड इन द सब ट्रॉपिकल रीजन, मतलब 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ के बीच में है। सो इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट कवरिंग द नॉर्थ अफ्रीका, दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है जो उत्तरी अफ्रीका को कवर करता है, ठीक है। इट हैज एन एरिया अराउंड 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अच्छा अब देखा आपने, जो सर 2 टॉपिक आपने कराए थे, मतलब एक तो मिस्ट्री अबाउट द लद्दाख, मिस्ट्री अबाउट द सहारा, दूसरा क्या है आपने पढ़ा था, भी देखा हो दूसरे चैनल पे अपने पे, ज्योग्राफी 101 पे, वहां पर मैंने एक क्लास की, किसकी, वहां पर मैंने एक क्लास की लद्दाख के बारे में, सनबर्न, वो इसी चैप्टर में वो 2 छोटी छोटी बातें दी हुई थी, एक एक लाइन में लिखा हुआ था, बट मैंने उसको पूरा एलोबरेट करके बताया आपको, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने वो रैंडम कहीं से भी करा दिया, वो आपका यहीं से रिलेटेड था, है ना, यहीं से रिलेटेड चीजों को मैंने वहां पे कराया था। तो दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो डेजर्ट है वो आपका है सहारा डेजर्ट। एरिया कितना है दोस्तों, 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। बट मैंने आपको बताया था सीजन और टाइम के साथ साथ ये घटता और बढ़ता रहता है। इसके बाद सहारा डेजर्ट जो है कुल मिला के 11 देशों में फैला हुआ है। आपको 11 देशों के नाम होने चाहिए याद, कौन सा है, वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, छड़, नाइजर, माली और मॉरिटीना। तो 11 देश है जिनके अंदर में ये फैला हुआ है। भाई साहब ये रहा 11 देशों के नाम। नीरज नाम याद कर, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, नाम ज्यादा याद कर, बहुत बढ़िया, मजा आ जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे तो ये हिंदी हो गया, हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए। आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों क्लाइमेट कैसा है, सहारा की जलवायु कैसी होगी बताओ, सहारा कैसी जलवायु होगी, है ना। अब गर्म होगा तो गर्म ही होगी ना, डेजर्ट है तो बारिश तो है नहीं वहां पे, तो गर्म भी है और शुष्क भी है। तो सिंपल बातें हैं। पहली बात देखो, क्लाइमेट जो है सहारा डेजर्ट का वो कैसा है आपका, दैट इज स्कॉर्चिंग हॉट एंड द पास ड्राई, एकदम गर्म है और बहुत शुष्क है भाई, कुछ भी नहीं है, पानी के नाम पे कुछ नहीं है यहाँ पे। इट इज अ शॉर्ट रेनी सीजन, यहाँ पे होता है बारिश होती है बट थोड़ी बहुत, बहुत शॉर्ट,
बहुत थोड़ा रेनी सीजन यहाँ पे आता है ना। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रेनफॉल ही नहीं होता। मैंने बताया था आपको 5 सेंटीमीटर के आसपास रेनफॉल यहाँ पे हो जाता है ना। टेम्परेचर जो होता है दिन के टाइम पे भाई साहब वो 50 डिग्री हो जाता है, दिन के टाइम पे 50 डिग्री। और रात में दोस्तों, रात में अगर हम बात करें तो ये फ्रीजिंग कोल्ड बहुत कम पहुंच जाता है। क्यों? देखो, दिन में जितनी पृथ्वी टेम्परेचर, दिन में इंसोलेशन ज्यादा होता है क्योंकि ना तो यहाँ पेड़ पौधे हैं ना यहाँ बिल्डिंग है, तो इसलिए सूरज की किरणें सीधी धरती तक आती हैं। जितना ज्यादा टेम्परेचर पृथ्वी क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, उतना ही तापमान यहां पर बढ़ेगा। सो दिन में तापमान बढ़ता है। अब रात में क्या होगा सोचो बताओ। रात में भी यहां पर क्या होता है, ना तो कोई पेड़ है ना कोई बिल्डिंग है, तो रात में जो पृथ्वी से निकलने वाली किरणें हैं वो भी वायुमंडल में ज्यादा जाती है। तो दिन के अंदर में +50 डिग्री, रात के अंदर में यहां पर भी टेम्परेचर क्या होता है, 0 डिग्री से नीचे चला जाता है। तो याद रखना, दिन में बहुत ज्यादा होता है और रात में बहुत कम होता है। वाई सो? बिकॉज ऑफ द, यहां पर कोई पेड़ पौधे कोई है नहीं, तो इससे रेडिएशन का लॉस रात में बहुत ज्यादा होता है। रात में हीट लॉस बहुत ज्यादा होता है और दिन में रेडिएशन एब्जॉर्प्शन भी बहुत ही ज्यादा होता है। दोनों चीजों को आपको क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा का मतलब क्या है दोस्तों, वेजिटेशन, वनस्पति। एंड फोना का मतलब क्या है दोस्तों, फ्लोरा। अरे फ्लोरा मतलब फूल, दिया होगा ना। रोज डे पे कितनों को दिया होगा? सर जी रोज डे पे नहीं दिया, बहुत महंगा पड़ता है। सच बात है, बहुत महंगा पड़ता है यार। ठीक है, बहुत महंगा पड़ता है। मैं बता दूं आपको, कुछ समय पहले की बात है, इट वॉज लॉन्ग टाइम एगो, जब एक बार मैंने भी सोचा था मैं अगर देता हूँ किसी को, तो मैं लेने गया रोज डे वाला दिन। ठीक है, तो मैंने देखा तो भाई साहब 300 रुपये का फूल दे रहा था, 300 रुपये का। मैं कहा भाई हद कर दी तूने तो आज। कह रहा आज ही तो दिन है हमारा। मैं कहा भाई सही है आज ही देना। 4 दिन के बाद से धर रखे उसने। कह रहा अब तो यही बचा है, लेना तो ले ले। मैं कहा ठीक है भाई, अकड़ भी दिखा रहा है तू तो। ठीक है, बट सही है, मैंने डिसीजन लिया कि नहीं लेते क्योंकि वो मामला ज़्यादा आगे बढ़ा भी नहीं अपना। तो मैं खुश हूँ कि मैंने उस दिन नहीं खरीदा। ठीक है ना। चलिए, तो फ्लोरा एंड फोना की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। फ्लोरा और फोना जो है, फ्लोरा फूल से याद आया मुझे, ये कहानी याद आई थी, मैंने बता दी आपको। और फोना का मतलब क्या होता है, कौन से जीव जंतु रहते हैं, तो दोनों की बात करेंगे हम। फ्लोरा की बात करें तो भाई साहब यहाँ पे कैक्टस पाया जाता है। तो मुझे लगता है कि कैक्टस डे मतलब स्टार्टिंग में जब होता है मामला, जब गरम गरम होता है तो फूल वूल देते हैं। मैं सोच रहा हूँ बाद में ना कि कैक्टस डे भी होना चाहिए, समझ रहे हो ना। बाद में जब टूटे तो कैक्टस भी देना चाहिए। नहीं, मेरा एक मित्र है हबीबी ने दिया था कैक्टस ऐसे ही, है ना। आज सुबह सुबह बात हुई थी मेरी हबीबी से, तो हबीबी ने एक मुझे बहुत तगड़ी पंच लाइन सुनाई। ठीक है मैं बता नहीं सकता। वो क्या करता है ना, हबीबी बताता हूँ मैं, 5-6 लाइनें बताता रहता है। वो याद करके रखता है, अच्छी लाइनें लिख के रखता है। एक डायरी बना रखी है उसने, उसमें वो पंच लाइन रखता है, तो बात करता है, वो बहुत सारे पॉइंट मारता है ऐसे। तो मैं भी कहता हूँ उसे, मैं कहा जिस किताब में तू ये बातें लिखता है मेरे को दे क्यों नहीं देता। ठीक है, मैं भी बच्चों को रोज सुनाऊंगा और बच्चे पूरे मजे ले जाएंगे। समझ में आ रही बात। आई वॉन्ट द फैक्टर अफेक्टिंग, क्या लिख दिया ये, यू वॉन्ट द फैक्टर अफेक्टिंग व्हाट फैक्टर अफेक्टिंग यू वॉन्ट भाई साहब, उज्जवल यादव, व्हाट फैक्टर यू वांट। सर मैंने भी रोज दिया यूपीएससी को भाई साहब, बहुत बढ़िया है। सारे के सारे यहाँ तो शिकारी बैठे हैं भाई साहब। मैं तो बात ऐसे ही कर रहा था, ये कह रहे हैं सर यूपी, भाई वाह, बिल्कुल बिल्कुल यूपीएससी को रोज दिया आपने, ठीक है यार। तो मतलब करके छोड़ोगे, ये बहुत अच्छी बात है यार, है ना। ये बहुत अच्छी बात है अगर आप कर रहे हो तो, है ना, बहुत अच्छी बात है मित्र। देखो थोड़े दिनों के बाद ना यही चीज़ें आपके काम आएगी, पढ़ाई आपके काम आएगी, ठीक है ना। तो फ्लोरा में कैक्टस, डेट पाम, खजूर और आपका अकेशिया, ये सब चीज़ें यहाँ उगाई जाती हैं, मिलती भी हैं। और फोना में भाई साहब ऊँट मिलता है यहाँ पे, ठीक है। ऊँट, दूध पिया किसी ने ऊँट का? नहीं पिया। अच्छा, ऊँट का दूध ऐसे बाल्टी गले में डाल के निकालते हैं। मैं अभी थोड़े दिन पहले देखा मैंने, ऐसे बाल्टी में गले में बाल्टी डाल के तब दूध निकालते हैं, और बहुत महंगा बिकता है, समझ रहे हो आप। ऊँट का दूध बहुत महंगा होता है और उसको निकालते ही पी लिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ी देर के बाद में कीड़े पड़ जाते हैं, ठीक है। आपने पिया है कभी? नहीं पिया होगा, कोई बात नहीं। गधी का दूध पिया है? अरे हंसो मत, बहुत महंगा मिलता है, 1000 रुपये लीटर मिलता है गधी का दूध। मैंने भी नहीं पिया है, मैंने भी नहीं पिया। मेरे एक स्टूडेंट बता रहा था मेरे को, तो मुझे ऐसे ही लगा कि झूठ बोल रहा है। फिर मैंने सर्च किया तो मुझे वास्तव में पता चला 1000-1500 रुपये लीटर मिलता है गधी का दूध। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फोना में कैमल, उसके बाद हेनास, जैकल्स, उसके बाद फॉक्स, स्कॉर्पियंस,
स्नेक सांप और लीजर्ड ये सारे यहाँ पे मिलते हैं। तो फ्लोरा क्या है, फोना क्या है, दोनों देख लिया हमने, ठीक है ना। चलिए अच्छा, फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट एंड वेदर ऑलरेडी हो चुका है मित्र, ऑलरेडी हो चुका है, मैं करा चुका हूं। फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट मैं करा चुका हूं, ठीक है ना, मैं करा चुका हूं। एक बार जो पुराना स्टूडेंट है तो इसको दे दियो यार, शायद वाईफाई स्टडी पे पढ़ाया था तब की वीडियो इनको देनी पड़ेगी आपको, तो एक बार इनको वीडियो दे दो लिंक। या देखो मेरी बात सुनो, वो क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट है, मैं आपको आज बता देता हूं। जब यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ जाएगा ना तो वी विल स्टार्ट विद दैट पर्टिकुलर टॉपिक, तब हम शुरू करेंगे आपका वहां से क्लाइमेटोलॉजी से, ठीक है। मैं अभी बता देता हूं, तब क्लाइमेटोलॉजी से ही शुरू करेंगे। और एक 35 घंटे की मैराथन क्लास लेके आ रहा हूं मैं इस फ्राइडे को, इस फ्राइडे को मतलब इस शुक्रवार को, लगातार 35 घंटे पढ़ाऊंगा आपको। 35 घंटे की मैराथन क्लास लेके आ रहा हूं, किसके ऊपर पता है, इंडियन ज्योग्राफी विद मैप। एक क्लास पूरी ज्योग्राफी निपटा देंगे। सो स्नेक्स हैं और लिजर्ड्स है ना, ये सब पाए जाते हैं। लोग जो यहाँ पे पाए जाते हैं, ट्राइब, जनजाति, तो अजीब सी ट्राइब पाई जाती है आपका, पढ़ के बताओ इस नाम को, मैं तो मतलब अटक जाऊंगा इसमें, ठीक है। बेदोइंस, बेदोइंस पाए जाते हैं यहाँ पे, यहाँ बेदोइंस पाए जाते हैं। और आपका यहाँ पर टोरेगस, ये 2 प्रकार की जनजाति पाई जाती, लोग पाए जाते हैं। जाति अरे अपने नहीं होती है, कहते हैं भाई ये जाट है, ये अहीर है, तो इस प्रकार से यहाँ पर भी 2 प्रकार की ट्राइब्स पाई जाती हैं। मतलब हम ये कास्ट की बात करते हैं, ट्राइब ये नहीं होती, ठीक है, ट्राइब ये नहीं होती, बट मैं आपको बता रहा हूं। सो यहां पर आपका बेदोइंस और क्या पाए जाते हैं आपका दोस्तों, यहां पर दूसरे टोरेक्स पाए जाते हैं। ये नोमोडिक ट्राइब है, दोनों घुमक्कड़ ट्राइब होती है। घुमक्कड़ का मतलब है आज यहां है कल कहीं और है ना। जैसे अपने यूट्यूब पे बहुत सारे बच्चे होते हैं वो घुमक्कड़ हो रहे हैं, आज यहां पढ़ लिए कल कहीं और चल दिए, है ना। सो ये नोमोडिक ट्राइब है, अपनी भेड़ बकरी लेके घूमते रहते हैं, मतलब कभी इधर कभी उधर कभी इधर, ठीक है, ये घूमते रहते हैं। मेरा दोस्त जो हबीबी है वो भी पहले भेड़ बकरी चराया करता, ठीक है, और भेड़ बकरी चरा के इतना पैसा हो गया अब उसके पास एक बेंटले, आज समझ रहे हो, आज 3.5 करोड़ की कार में घूमता है वो। ऑक्यूपेशन क्या है सर इनका, अब बताओ, एक बात बताओ, जब नोमोडिक ट्राइब है मतलब घुमक्कड़ है तो क्या करेंगे भाई, गाय भैंस बकरियों को चराते घूमते हैं ये, तो जब गाय भैंस बकरियां ही रखते होंगे तो इनके पास का ऑक्यूपेशन भी तो वही होगा। तो रियरिंग लाइव स्टॉक, पशुपालन इनका काम है, मुख्यतः ये पशु पालते हैं। जैसे बकरी पाल लिया इसने, भेड़ पाल लिया इसने, जैसे कैमल पाल लिया, हॉर्स घोड़े पाल लिए, और ये सारी चीज इनको मिल्क देते हैं और खाल हाइड्स, ठीक है, उनसे वो चमड़े की चीजें बनवाते हैं, है ना। साथ ही साथ में इनके उससे वो कपड़े वपड़े बनवा लेते हैं, साथ साथ में फर भी इनसे निकाल लेते हैं वो, ठीक है, जो गॉट होती हैं, जो शिप्स होती हैं भेड़, इनसे ऊन के लिए वो निकाल लेते हैं। तो ये इनका दोस्तों क्या है, काम है बेसिकली लाइव स्टॉक रियर करना। खेती तो होती नहीं सहारा के अंदर, अब कोई कहे सर खेती करते हैं, तो खेती के लिए तो जमीन ऐसी है नहीं ना, डेजर्ट टाइप क्लाइमेट है, तो ये लोग किस पर डिपेंडेंट है, लाइव स्टॉक पे डिपेंडेंट है, पशु पालते हैं। और ये जो पशु पालते हैं ये भी ओएसिस के पास करते हैं। ओएसिस बताया था ना मैंने, क्या पढ़ा, देखो 3 टॉपिक मैंने कराए थे, ओएसिस ज्योग्राफी 101 पे करा रखे हैं, ओएसिस, उसके बाद में मिस्ट्री ऑफ सहारा डेजर्ट, और उसके बाद में लद्दाख। अब बच्चा सोच रहा है, बच्चे इनको देखते नहीं, तीनों टॉपिक को देखते नहीं है। क्यों नहीं देखा उन्होंने, कि यार पता ना सर ने तो फिजिकल ज्योग्राफी बंद करके क्या शुरू करा दिया है। भाई मैंने टॉपिक काम का ही कराया आपको, लेकिन यहाँ पे आया था तो मैंने सोचा आपको कराना मांगता है दोस्तों, क्योंकि वो अलग अलग चीजें थी, इंपॉर्टेंट थी। कोई भी टॉपिक वैसे बाहर से मैं चीजें नहीं कराऊंगा। क्रॉप मैं खुद इस चीज के अगेंस्ट होता हूं, रैंडम चीज मैं खुद नहीं कराता, मैं खुद अगेंस्ट हूं। क्रॉप कौन कौन सी देखो, अब देखो डेजर्ट है, मरुस्थल है, रेगिस्तान है, तो फसल कुछ बहुत ज्यादा होगी नहीं, क्रॉप्स यहाँ बहुत ज्यादा होंगी नहीं, बट यहाँ पे फिर भी अगर हम बात करें, डेट पाम्स, खजूर, राइस, चावल, वीट, बार्ले, बीन्स, ये सारे के सारे यहाँ पे उगाए जाते हैं। सो ये आपको याद रखना है दोस्तों। लोग कौन कौन से हैं, बदोइंस और आपके टोरेगस ये पाए जाते हैं, नोमोडिक है, घुमक्कड़ है, भाई भेड़ बकरी ही पालते हैं, साथ साथ में मिल्क और हाइट्स इनको ये मिलता है यहाँ से, और डेट पाम, राइस, वीट, बार्ले, ये सब आदि इत्यादि वो क्या करते हैं दोस्तों, आपका ग्रो करते हैं, ठीक है ना। सर ग्रास कहाँ से आती है पशुओं के लिए, देखो अम्बीश कर्णवाल थोड़ा बहुत घास वास तो कहीं से मिल ही जाता है इनको, ठीक है, हल्की बहुत तो बारिश होती है ना, मैंने बताया था 5 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है, तो थोड़ी बहुत घास तो होती है जो लाइव स्टॉक जिसमें रियर कर सकते हैं। अब बात करते हैं लाइफ लाइन ऑफ द सहारा। अब ये समझो घास कहां से आती है, आपने सवाल तो सही पूछा है, सही पूछा इन्होंने, घास कहां आती है। देखो उधर सारा डेजर्ट वैसे दिखने में ऐसा दिखेगा आपको, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा भी मिलता है देखने को।
अब ये जो ऐसा दिखा है ना, इसी को हम बोलते हैं ओएसिस, इनको बोलते हैं लाइफ लाइन। आप सही बात बोली कि सर आता कहां से है, क्योंकि फिर तो सहारा डेजर्ट बिल्कुल ऐसा हो जाएगा ना, कुछ वहां पे रह ही नहीं सकता। लेकिन दोस्तों सहारा डेजर्ट के अंदर में कुछ कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहां पर सेटलमेंट होता है, मनुष्य भी रहता है और अपने साथ साथ वो कुछ पशु भी पाल लेता है, उन जगहों को बोलते हैं ओएसिस। ये जो सेटलमेंट होती है ये ओएसिस के आसपास होती है, ठीक है। अभी जो ओएसिस होते हैं ये क्या होते हैं, मैंने इसके ऊपर भी एक स्पेशल क्लास ले रखी है, ठीक है। ज्योग्राफी 101 के ऊपर 3 स्पेशल क्लास पड़ी हुई है, ठीक है। एक बार देख लो, ओएसिस के ऊपर, सहारा डेजर्ट के ऊपर और आपका लद्दाख के ऊपर, देखना तीनों। तो ओएसिस क्या होता है, देखो अब मेरी बात सुनो, क्या होता है, ये मिट्टी क्या होती है, हवा की वजह से मिट्टी हट जाती है। रेगिस्तान के अंदर में मिट्टी होती है, बलुआ मिट्टी होती है। अब बलुआ मिट्टी जो होती है शुष्क तो होती है, सूखी तो होती है, क्योंकि बारिश होती नहीं है तो मिट्टी लूज होती है आपस में। अब जब तेज हवा चलती है ना तो उससे क्या होता है, मिट्टी ऊपर से हट जाती है, दिख रहा है, इधर तो रेत का टीला है और यहां पर रेत नहीं है, तो क्या होता है, मिट्टी हट जाती है, हट जाती है, मतलब हवा तेज चलने से मिट्टी हट जाती है। मिट्टी का क्या होता है, कटाव, और उस कटाव से डिप्रेशन बन जाता है, गर्त बन जाता है। और वो जो गर्त है कई बार वो इतना नीचे चला जाता है कि जो वाटर टेबल है हमारी, नीचे के जल स्तर जो है वहां तक चला जाता है वो गर्त। फिर क्या होता है, जब वाटर टेबल में नीचे चला जाएगा, उसका सारा रेत हट गया है, तो नीचे से क्या होता है, वो पानी ऊपर आ जाता है। तो जो जमीन का जो अंडरग्राउंड वाटर है, जिसको हम खुदाई करके निकालते हैं, यहां अपने आप बाहर आ जाता है। क्यों, क्योंकि मिट्टी हवा चलने से उस एरिया की मिट्टी, उस पानी के ऊपर की सारी मिट्टी हट जाती है। तो वो जो अंडरग्राउंड वाटर है या जो अंडरग्राउंड रिवर है जो नीचे से है, तो वो बाहर आ जाती है, उसी को हम ओएसिस बोलते हैं। और फिर उसी के आसपास सेटलमेंट हमारी बन जाती है, लोग उसी के आसपास रहते हैं। इसके ऊपर डिटेल वीडियो मैंने किया हुआ है, ओएसिस द लाइफलाइन ऑफ डेजर्ट, एक बार जाके देख लेना। सो कह रहा है डिप्रेशन आर फॉर्म्ड व्हेन द विंड ब्लोज अवे द सैंड। जब मिट्टी आपके हवा को, जब मिट्टी जो हवा जो है ऊपर से मिट्टी को हटा देती है, तो भाई साहब उससे क्या बन जाते हैं, डिप्रेशन। और ये जो डिप्रेशन होते हैं कई बार ये अंडरग्राउंड वाटर तक पहुंच जाते हैं, जो सतह के ऊपर जो अंडरग्राउंड वाटर है वो सतह पे आ जाता है, और उसी से ये ओएसिस जो हैं आपके वो बन जाते हैं, ठीक है। मैंने कराया हुआ था ना। अच्छा, तो ओएसिस को भी हम डेजर्ट, लाइफलाइन ऑफ डेजर्ट कहते हैं। साथ साथ में एक नील नदी भी है जिसको हम डेजर्ट की लाइफलाइन कहते हैं, सहारा डेजर्ट की। स्पेसिफिकली इसको हम बोलें तो इजिप्ट की जो है वो हम कहते हैं इजिप्ट की लाइफलाइन। अब देखो शुरू कहां से होती है दोस्तों, 2 भाग है वैसे नील नदी के। एक होता है दोस्तों व्हाइट नाइल रिवर, दूसरा होता है ब्लू नाइल। व्हाइट नाइल जो होती है, देखो यहां पर एक है लेक जिसका नाम है लेक विक्टोरिया, ठीक है। लेक विक्टोरिया से निकलती है, ये आपका होमवर्क है कि लेक विक्टोरिया 1, 2, 3 देशों से लगती है। ये 3 देश कौन कौन से हैं आपको देखना है। सो यहां से 3 देशों से निकल है आपका विक्टोरिया। तो लेक विक्टोरिया से एक नदी निकलती है जिसका नाम है व्हाइट नाइल नदी। क्या नाम है, व्हाइट नाइल, सफेद नील नदी। और दूसरा इथोपिया के अंदर है जिसका नाम है लेक ताना, और लेक ताना से निकलती है ब्लू नाइल। तो दोनों ये जो है ये यहां पे मिलती है, जहां पे मिलती है उस जगह को हम बोलते हैं खार्तुम। क्या बोलते हैं, खार्तुम। कहां पर है, सूडान में। और फिर ये खार्तुम से नील नदी के रूप में आगे जाती है। तो याद रखना, जो आपका नील नदी है खार्तुम से पहले वो 2 भागों में जानी जाती है, तो ब्लू नील नदी और व्हाइट नाइल मतलब सफेद नील नदी। खार्तुम के पास जाकर ये मिलती हैं, और उसके बाद अगर हम बात करें फिर इनको हम नील नदी कह देते हैं, ठीक है। जाकर ये गिरती कहां पर है दोस्तों, भूमध्य सागर में। तो लाइफलाइन ऑफ सहारा, तो इसकी एस्टिमेटेड लेंथ जो है वो 6700 किलोमीटर है, 6700 किलोमीटर। आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी नदी जो है वो कौन सी, नील नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। ये दोनों मैंने बता दिया कहां से निकलती है, कहां जाती है, 2 नदियों से मिलकर बना होता है। माउथ मतलब गिरती कहां है, तो गिरती कहां पर है दोस्तों, ये भूमध्य सागर में। इसका मुंह कहां होता है, भूमध्य सागर में। माउथ कहां पर है दोस्तों, इसका भूमध्य सागर में होता है, ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अब बात करते हैं मिनरल। देखो पहले सहारा मरुस्थल रेगिस्तान था, लेकिन आज अगर आप सहारा मरुस्थल के बारे में देखोगे तो सहारा मरुस्थल भी धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होता जा रहा है। पहले वहां पे कुछ था नहीं, बिल्कुल उजाड़ बंजर पड़ा था, लेकिन अब लोग वहां पे टूरिज्म करने जाते हैं, सोचो वहां घूमने जाते हैं, सफारीज होती है वहां पे। साथ साथ में अगर हम बात करें तो वहां पे खनिज मिलने लग गए हैं। खनिज मिलने के बाद में वहां पर अब ऑफिसेज बनने लग गए हैं, बिल्डिंग्स बनने लग गई हैं, मिनरल का एक्सप्लोरेशन होने लग गया है, लोग वहां घूमने लगे हैं। और जो बदाइन और आपके टूरिस्ट थे वो लोग वहां पे टूरिस्ट गाइड बन के लोगों को घुमाते हैं, पैसा कमा रहे हैं। तो पहले का डेजर्ट अलग था, आज का डेजर्ट अलग है।
बहुत सारे देशों में यहाँ पे तेल की खोज हो चुकी है, स्पेशली अल्जीरिया में बात करें तो वहाँ पर तेल मिल गया है। तो अब जो है डेजर्ट का जो लैंडस्केप था पहले अलग था, लेकिन अब वो बदल गया है। तो यहाँ कच्चा तेल मिल गया हमें, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल मिल गया अब डेजर्ट के अंदर हमें। तो सारे डेजर्ट से अब क्या मिलता है? कच्चा तेल। इसके साथ साथ लोहा हमें यहाँ से मिल गया, आयरन मिलता है, ठीक है। उसके बाद हमें फॉस्फोरस यहाँ से मिल गया है। उसके बाद अगर मैं बात करूं मैग्नीज मिल गया हमें यहाँ से यूरेनियम मिल गया। तो बताओ इतने सारे मिनरल खनिज जब हमें यहाँ से मिल गए तो पहले का सहारा और अब का सहारा दिन रात अंतर हो गया। पहले के सहारा को कोई सहारा नहीं था, बट अब के सहारा को बहुत सारा सहारा हो गया है। सो दीज आर द डिफरेंट मिनरल्स विच आर प्रेजेंट इन द सहारा डेजर्ट, है ना। अब दूसरा है दोस्तों लद्दाख मेरे पास। अब लद्दाख भी एक डेजर्ट है, बट लद्दाख जो है दिस इज अ कोल्ड डेजर्ट। मैंने बताया था ना डेजर्ट आर ऑफ टू टाइप। पहला है कोल्ड डेजर्ट जो हमने पढ़ा, सॉरी वार्म डेजर्ट जो हमने पढ़ा सहारा। अब कोल्ड डेजर्ट पे आ जाते हैं। द कोल्ड डेजर्ट, और कोल्ड डेजर्ट कौन सा है दोस्तों? लद्दाख। अभी लद्दाख कहां पर है? देखो वैसे सब लोग जानते हैं लद्दाख कहां पर है दोस्तों, यहां पर। लद्दाख की अगर मैं बात करता हूं तो दिस इज द लद्दाख रेंज, ठीक है, दिस इज द लद्दाख रीजन। इस लद्दाख रीजन में से अगर आप देखोगे तो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, ठीक है, और वो रिवर जो है वो कौन सी? इंडस। तो इंडस नदी जो है यानी कि सिंधु नदी आपका बहुत इंपॉर्टेंट नदी है किसके लिए दोस्तों? लद्दाख के क्षेत्र के लिए। सो वी कैन से दैट इंडस इज द लाइफलाइन ऑफ द लद्दाख, ठीक है। लद्दाख डेजर्ट, लद्दाख भी एक डेजर्ट है, प्लेटू रीजन है, हाइट पर है, बहुत ज्यादा हाइट पे होने की वजह से टेम्परेचर बहुत ही ठंडा है, कोल्ड टेम्परेचर है। कोल्ड होने के साथ साथ ड्राई भी है, शुष्क भी है। क्यों? क्योंकि ये इलाका रेन शेडो रीजन में आता है। क्यों सर रेन शेडो रीजन में कैसे आता है सर? आप ये कैसे कह सकते हो? देखो मैं कह सकता हूं, यहां पर क्या है दोस्तों? हिमालय, सबको पता है ना, दिस पार्ट कम्स अंडर द हिमालय, ये हिमालय के अंदर आता है। और जो मानसून की हवाएं हैं वो इधर से टकराती हैं यहाँ पे, तो इधर बारिश होती है, इसके दक्षिण में बारिश होती है, लेकिन उत्तर में इसके बारिश नहीं होती क्योंकि मानसूनी पवनें इसके उधर नहीं जा पाती। तो इसीलिए इट कम्स अंडर द रेन शेडो रीजन। लद्दाख एक वृष्टि छाया क्षेत्र के अंदर आता है, इसीलिए वो मौसम कैसा होता है उसका? शुष्क होता है। समझ में आ गई बात आपको? ठंडा भी होता है और शुष्क भी होता है। चलिए, तो लद्दाख जो है इट इज अ कोल्ड डेजर्ट विच इज लेइंग इन द ग्रेट हिमालय ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो है, या अब मैं बात करूं अब तो जम्मू कश्मीर नहीं रहा है ना, अब तो क्या हो गया दोस्तों? जम्मू कश्मीर एक अलग यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख अपनी एक अलग यूनियन टेरिटरी है। तो अगर हम बात करें भारत के उत्तर में लाई करता है, लद्दाख अपने आप में एक अलग से यूनियन टेरिटरी है। अगर मैं देखूं तो ये कोल्ड डेजर्ट है ना, जो ग्रेट हिमालय के अंदर आपका आता है। इट्स दिस पार्ट लाइज इन द ग्रेटर हिमालय रीजन में। इसके नॉर्थ में अगर हम बात करें, ठीक है, ये लद्दाख है, इसके नॉर्थ में अगर हम बात करें तो यहां पर दोस्तों दिस पार्ट इट कम्स काराकोरम रेंज, यहां पे काराकोरम रेंज आ जाती है। और साउथ में अगर मैं बात करूं तो इसके कौन सी रेंज आ जाती है? जस्कर रेंज। तो याद रखना जो लद्दाख रेंज है, लद्दाख पर्वत जो है या लद्दाख प्लेटू जो है, जो लद्दाख का रीजन है, इसके नॉर्थ में तो है दोस्तों कौन सी रेंज? काराकोरम। और दक्षिण में कौन सी है दोस्तों? जस्कर रेंज। तो याद रखना काराकोरम रेंज देखो नॉर्थ में है और जस्कर रेंज इसके कहां पर है दोस्तों? साउथ में। तो लद्दाख इज बाउंडेड बाय द माउंटेन फ्रॉम बोथ साइड, काराकोरम इन द नॉर्दर्न साइड एंड द जस्कर इन द सदर्न साइड। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो भारत, मैंने बताया था इंडस यानी कि सिंधु नदी यहां की सबसे इंपॉर्टेंट नदी है, सिंधु नदी। एंड यू कैन ऑल्सो सी दैट सिंधु इज द लाइफ लाइन ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया। इसकी एक जो है लाइफलाइन है सिंधु नदी। बहुत सारे ग्लेशियर जो है इस रीजन के अंदर पाए जाते हैं, बर्फ जमी हुई होती है, ठीक है। बहुत सारे ग्लेशियर इस रीजन में, इस क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा है। और हाइट बहुत ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा बहुत भी अगर प्रेसिपिटेशन होता है, मतलब थोड़ा बहुत भी अगर बारिश होती है, जो वो प्रेसिपिटेशन बर्फ़ के रूप में होता है। वो बर्फ़ हज़ारों लाखों सालों से यहाँ पे जमी हुई है और उसकी वजह से यहाँ बहुत सारे ग्लेशियर भी बनते हैं इसी लद्दाख के रीजन में। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको दोस्तों, गंगरी ग्लेशियर, है ना। तो इस रीजन में बहुत सारे ग्लेशियर भी हैं, वन इज गंगरी ग्लेशियर, ठीक है। सर क्या क्या रीज़न है कि अफ्रीकन कंट्रीज गरीब है? सर डांटना मत प्लीज़ टेल मी। अरे मोहन सर, अरे आप ये बात क्यों लिखने लग गए हो? डांटना मत, ऐसा क्यों लिखूंगा? देखो अफ्रीकन कंट्री गरीब क्यों है, बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है। लेकिन क्लास के अंत तक रुक जाओ, मैं क्लास के अंत में बताऊंगा, ठीक है। अभी ये कर लेते हैं क्योंकि इसमें 2-3 फैक्टर हैं जो उसके लिए जिम्मेदार हैं, ठीक है, मैं बताऊंगा अभी। बट अभी के लिए आप थोड़ा रुको, उसके बाद बताऊंगा, ठीक है। पहले इसको इस चैप्टर को पूरा कर लेते हैं फिर बताऊंगा। देखो गरीब होने का मतलब है रिसोर्स कम है वहां पे, है ना।
रिसोर्स कम है वहां पर संसाधन की कमी है, तभी रिसोर्स कम होता है। अब वो रिसोर्स दो तरीके का होता है, एक तो ह्यूमन रिसोर्स और दूसरा होता है नेचुरल रिसोर्स। ठीक है ना, पूरा एक डिटेल डिस्कशन करेंगे, बट थोड़ी देर रुक जाओ, मैं पहले टॉपिक कंप्लीट करा देता हूं, फिर करेंगे। थोड़ा बचा हुआ है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो ये लद्दाख के बारे में हो गया, कोल्ड डेजर्ट है हमारा। अच्छा, अब क्लाइमेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबको पता है इसका क्लाइमेट कैसा है दोस्तों। मैं बात करूं तो इसका क्लाइमेट वेरी करता है भाई साहब। क्लाइमेट क्या करता है, वेरी करता है। आप ये मान के चलो कि जो कारगिल वाला रीजन है, तो इस पे वहां पे इसकी हाइट है लगभग आपका 3000 मीटर। लेकिन अगर मैं काराकोरम वाले रीजन की बात करूं तो काराकोरम में इसकी हाइट हो जाती है लगभग 8000 मीटर। सोचो 8 किलोमीटर ऊंचा हो जाता है काराकोरम के अंदर। तो क्लाइमेट कितना होगा सोचो, इतनी हाइट के ऊपर आपको पता है जैसे जैसे हम सतह से ऊपर जाते हैं तापमान आपका घटता है, तो इतनी ऊपर जाओगे तो क्लाइमेट ऑब्वियस बात है कैसा होगा, कोल्ड होगा और ड्राई भी है। क्लाइमेट एक्सट्रीमली कोल्ड है और ड्राई है भाई साहब। बहुत जो तापमान है वो बहुत ही क्या है दोस्तों, आपका ठंडा है और बहुत ही क्या है दोस्तों, शुष्क है। The air of this altitude is so thin that the heat and sunburn can felt intensely। ये देखा, आज का जो टॉपिक मैंने किया था, दिस इज द टूडेज टॉपिक, है ना, ये आज का टॉपिक है ना। अब ऐसे में से यूपीएससी सवाल निकाल लेता है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है, फिर हम कहते हैं कि बच्चों टॉपिक एनसीईआरटी से था, बट आप कहोगे नहीं सर एनसीईआरटी से तो नहीं था। तो यहां पे दिक्कत आती है। देखो चीजें होती एनसीईआरटी में से है, परंतु एनसीईआरटी इतनी आसान नहीं है, एनसीईआरटी को डिकोड करना पड़ता है। आपने देखा इसी एक टॉपिक से मैंने 3 स्पेशल टॉपिक बना दिए थे, और एक और भी बनेगा, कल 4 टॉपिक हो जाएंगे इसी एक चैप्टर में से। ठीक है, तो आप समझिए एनसीईआरटी को खोलना पड़ता है, डिकोड करना पड़ता है। अब सिर्फ इतनी लाइन लिखी हुई है, द एयर एंड दिस ऑल्टीट्यूड इज थिन सो द हीट ऑफ द सन कैन बी फेल्ट इंटेंसली। तो इससे अगली लाइन जो है ना उसमें लिखा हुआ है कि यहां पे सनबर्न भी हो जाता है आपको और फ्रॉस्ट बाइट भी एक साथ हो जाती है। अब बस इतना लिखा होता है, बच्चा उस पर ध्यान देगा नहीं, यूपीएससी सवाल पूछ लेगा कि क्या कारण है भाई ऐसा हो जाता है, फिर उसमें दिक्कत होती है, वहां पर बच्चा जो है वो फंस जाता है। समझ में आ रही बात आपको दोस्तों। सर अनअकैडमी ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां देखो यार, एक बात मैं आपको बताता हूं, ठीक है, अब तुमने अनअकैडमी की बात करी थी, मैं एक बात बताऊं, आजकल अगर मैं बात करूं तो नाउ अ डेज मतलब बहुत सारे लोग हैं जिसने मतलब इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा कहीं ना कहीं धूमिल कर दिया है। मतलब मैं ये नहीं कहता, देखो यार, देखो कोई भी संस्था है, आप ये सोचो, ठीक है, यूट्यूब इज अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म। आपको क्या लगता है यूट्यूब आप फ्री में देख रहे हो क्या? देखो यूट्यूब के लिए भी आप इंटरनेट परचेज करते हो, है ना, आप इंटरनेट लेते हो, वो इंटरनेट कंपनियां जो इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं वो यूट्यूब को उनसे पैसा जाता है, ठीक है, आप देखते हो व्यूज़ वगैरह, वो एक अलग मैट्रिक्स है। लेकिन क्या होता है, देखो कोई भी संस्था है, ठीक है, कोई भी संस्था XYZ कोई भी है, आप स्कूल में भी पढ़े हो, है ना, कहीं पर भी जाते हो तो एक फीस होती है, नॉमिनल फीस होती है। और देखो अगर कोई व्यक्ति कोई सर्विसेज दे रहा है और उसके लिए अगर कोई फीस होती है, मंदिर में दर्शन करने जाते हो ना भगवान के, आजकल वहां पे भी पर्ची कटती है। क्यों कटती है बताओ? ताकि उस चीज को अच्छे से मैनेज किया जा सके, साफ सफाई रखी जा सके वहां पे। देखो ऐसा ही शिक्षा का ये प्लेटफॉर्म ये भी है अनअकैडमी। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो यहां से परेशान हो गए हैं, है ना, क्यों? क्योंकि इसके अंदर में सर पहले 2 मिनट बताते हैं और बाद में 2 मिनट बताते हैं, है ना, बाद में 2 मिनट का एडवर्टाइजमेंट होता है, पहले 2 मिनट का एडवर्टाइजमेंट होता है, या 5 मिनट का एडवर्टाइजमेंट हो जाता है। भाई एक बात बताओ, एक कंपनी है जिसने इतने सारे बंदों को हायर किया हुआ है ना, अब आप ये सोचो, चलो ठीक है, मैं आपको मेरी क्लासेस पसंद है, मेरे साथ साथ किसी और भी बंदों की क्लासेस आपको पसंद है, बट वर्तमान में रियलिटी क्या है, हमें जो पैसा है वो अनअकैडमी दे रहा है, हमें सैलरी अनअकैडमी दे रहा है, और उसी की वजह से हम ये सर्विस आपको प्रोवाइड करा पा रहे हैं। वो अलग बात है, देखो इससे पहले मैंने कभी पढ़ाया नहीं था, अनअकैडमी ने मुझे अप्रोच किया तो आई स्टार्टेड टीचिंग ऑनलाइन, है ना, अब मुझे वो पैसा दे रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ठीक है वो तो अभी अनअकैडमी के साथ है तो मैं आपका कर रहा हूँ, नहीं तो हो सकता है भविष्य में कुछ और भी रहा तो मैं आपके साथ में मेरे कॉन्टैक्ट्स रहेंगे, हम पढ़ते पढ़ाते रहेंगे यूट्यूब के माध्यम से। परंतु मैं एक आपको सिचुएशन दे रहा हूँ, इतनी बड़ी संस्था को मैनेज अब करना है तो उसको फंड्स चाहिए होते हैं, है ना, तो वो चीज इसीलिए, और एक प्लस प्लेटफॉर्म सेपरेट है। अब मुझे ये नहीं पता कि बच्चों को उससे दिक्कत क्या होती है,
ठीक है, आपको नहीं पढ़ना कोई बात नहीं, आप वो करो जो आपको फायदा दे रहा है। अगर आपको लग रहा है यूट्यूब आपके लिए बहुत फायदेमंद है तो फायदे कर लो, उठाओ। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है कि यार आप बहुत फोकस रह के पढ़ना है मुझे, तो वो क्या करते हैं, वो प्लस ज्वाइन करते हैं। देखो यूट्यूब अलग प्लेटफॉर्म है मित्रों, प्लस अलग प्लेटफॉर्म है, वो पेड प्लेटफॉर्म है, तो उसके कुछ बेनिफिट्स अलग होते हैं, यूट्यूब के कुछ अपने बेनिफिट्स है। तो जैसा आपको करना वो किया करो, ठीक है। परंतु कई लोग है ना ज्ञान बांटने लग जाते हो, मत बांटो आप, ठीक है। किसी भी संस्था को चलाने के लिए दोस्तों पैसों की आवश्यकता होती है, समझ में आ रही बात। बाकी नहीं तो जो कुछ अच्छे लोग भी हैं जो पढ़ा रहे हैं वो भी नहीं पढ़ा पाएंगे बेचारे, क्योंकि पैसा अनअकैडमी देता है ना उनको, तो वो चीज समझा करो आप लोग, है ना। चलिए, सो देर आर द दिस, और ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म, बहुत अच्छे टीचर्स हैं इस प्लेटफॉर्म पे। सबकी मैं गारंटी नहीं लेता, बट हाँ मैं गारंटी लेता हूँ कुछ टीचर यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, ठीक है। ज़्यादातर टीचर जो हैं अच्छे हैं, दे आर डूइंग देयर बेस्ट, सब अपना अच्छा एफर्ट लगा रहे हैं, और सबका प्रयास यही है यार बच्चों आप सक्सेसफुल हो। क्योंकि देखो ट्रूली मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, जब आपके कमेंट्स पढ़ते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। आपके जो कमेंट्स होते हैं, ठीक है, दे रियली गाइड अस, वो मोटिवेट करते हैं अपने को। अरे खुशबू आप ही को नहीं, हमें भी, मुझे खुद एडिक्शन है। नहीं तो एक बात बताओ, जब आपकी सर्जरी हो, दर्द होता है मुझे अभी भी, समझ रहे हो, मैं जब बोलता हूँ ना ऐसे मुझे दर्द हो रहा है, पेन होता है, परंतु मैं फिर भी क्लासेस ले रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको थोड़े दिन पहले बताता हूँ, अभी मेरे नाक में अभी भी है, ठीक है, अभी भी है मेरे को। 12-13 तारीख को, आई थिंक 11 तारीख को मेरे नाक के अंदर ना वो हो गया था, फुंसी होती है ना नाक के अंदर, ठीक है, हाथ भी नहीं लगाया जा रहा, दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने क्लास ली है। अब मैं हर छोटी छोटी बात आपको बता नहीं सकता ना कि भाई मेरे आज नाक में फुंसी है तो आज क्लास नहीं लूंगा यार। मैं आज मेरी मम्मी को दवाई दिलाने गया हूँ, पट्टी है पैर में, पट्टी करानी है, तो आज मैं क्लास नहीं लूंगा भाई। ऐसा होता है क्या? आज मेरी मम्मी ने मेरे को डांट लगा दी, मेरा पढ़ाने का मन नहीं कर रहा क्योंकि मम्मी ने मेरे को डांट दिया। ये सारी चीज क्या चाहते हो, मैं टेलीग्राम पे अपडेट करूं? कई बार ये चीजें होती हैं यार, तो उस टाइम पे क्लास नहीं ले पाते, ठीक है। जैसे मैं आपको सच बताता हूँ, मेरे बाल बहुत बड़े हैं, देखो हेयर बैंड लगा के क्लास कर रहा हूँ। मेरा मन ऐसा था कि यार पहले इनको कटवाऊंगा बाद में करूँगा, बहुत गंदे लगते हैं, है ना, बड़े हो रखे हैं बहुत ज़्यादा। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो कई बार कुछ अलग रीजंस की वजह से भी, कुछ पर्सनल रीजन की वजह से भी कई बार क्लास नहीं हो पाती। उसका ये मतलब नहीं होता कि क्लास अब नहीं होगी, क्लास होगी यार, ठीक है, थोड़ा सब्र कर लिया करो। ये देखा करो सामने जो आदमी है वो एक मशीन नहीं है, वो भी आप ही की तरह है, समझ रहे हो। चल, तो हवा बहुत, और बिल्कुल मेरे को बहुत ज़्यादा एडिक्शन है, मतलब मैं क्लास ना लूँ मुझे खुद अच्छा नहीं लगता, मतलब मेरे लिए ऑक्सीजन हो चुका है अभी। अच्छा, एक सीरीज हमने स्टार्ट की, मोटिवेशन सीरीज, तो मतलब एक वीडियो में आपको डेली मोटिवेशनल वीडियो देने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं लास्ट वाली वीडियो आपने देखी होगी, ठीक है। अपने चारों चैनल्स पे किसी भी चैनल पे आ सकती है, ठीक है, बस ये आपके लिए सरप्राइज रहेगा। मंडे से, हाँ, कल से या परसों से हम कोशिश करेंगे कि सुबह सुबह मिले आपको, अर्ली मॉर्निंग में वो वीडियो मिले, ठीक है, ताकि आप सुबह सुबह ही चार्ज हो जाओ। वरना एक वीडियो मैं आपको डेली कराऊंगा, डेली आपको कुछ ना कुछ ऐसा कि आपके अंदर वो स्पार्क रहे, आप मोटिवेट रहो, है ना। तो एयर बहुत हल्की होती है, बहुत थिन हो जाती है, इतनी हाइट पे हवा क्या हो जाती है। देखो हवा में क्या होता है, भार होता है, हवा के अंदर क्या होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल, और उनका भी क्या होता है, एक वेट होता है। और जो वेट होता है तो ग्रेविटी की वजह से जो भारी होगी वो पृथ्वी पे नीचे मिलेगी और जो हल्की होगी वो ऊपर, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है, तो याद रखना। तो जैसे जैसे हम हवा में ऊपर जाते हैं तो ऊपर हल्की हवा गैसेज हैं, और हल्की भी हैं और बहुत थिन है, हवा बहुत पतली हो जाती है। इसीलिए जब माउंटेन पे जाते हो तो माउंटेन सिकनेस होती है ना आपको। हाँ, तो याद रखना दोस्तों, जब भी लद्दाख में आप जाते हो ना तो माउंटेन सिकनेस के साथ साथ सनबर्न और फ्रॉस्ट बाइट का भी खतरा रहता है। डे टेम्परेचर जो होता है ना समर के अंदर वो अबाउ 0 होता है, जस्ट 0। गर्मी है तो दिन का तापमान लगभग बस हल्का से ज्यादा होगा 0 से, लेकिन रात के अंदर मैं बात करूं आपका तो तापमान -30 डिग्री तक पहुंच जाता है लद्दाख, बिकॉज इट्स अ कोल्ड डेजर्ट। फ्रीजिंग कोल्ड इन द विंटर, विंटर के अंदर आप कभी भी चले जाओ तापमान आपको -40 के आसपास मिलेगा, -40 डिग्री के आसपास रहता है दोस्तों मोस्ट ऑफ द टाइम लद्दाख, -40 डिग्री। समझ रहे हो आप बात, ठीक है। अरे इट्स ओके यार डेक्स्टर, कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे मैं सबकी बात बता रहा हूं यार, मैं सबकी बता रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट, मतलब बाकी स्टूडेंट्स भी, मैं देखता हूं ना यार, मैं कमेंट्स देखता रहता हूं, तो मैं इसीलिए बता रहा हूं, ठीक है ना। कोई बात नहीं, आप पढ़ाई करो यार, देखो आपका अल्टीमेट है काम है पढ़ाई, ज्ञान, जिसको जहां से पूर्ति हो रही हो वहां से कर लो। आपको यूट्यूब भी है, आपके पास प्लस भी है, ऐप पर स्पेशल क्लास भी है, जिसको जहां से पढ़ना होता है पढ़ते रहो, ठीक है, क्या दिक्कत है, पढ़ते रहो। देखो
आपको सफल होना है, सक्सेस लेनी है। मैं चाहता हूं आपको 5 लोग जाने, है ना, आपको 5 लोग जानेंगे तो उनमें से एक आदमी हमें भी जानेगा। क्या करेगा भाई, ठीक है, आप कहोगे यार हम तो ऐसे ऐसे चौधरी साहब के पास पढ़े थे तो हमें भी जानेगा, नहीं। तो बस यही चाहते हैं, और क्या। आप हमारा नाम अच्छे से याद, प्यार मोहब्बत ही जिंदगी में यही लेके जाएंगे, और क्या, नहीं, और क्या जाएगा साथ में। चलो, सो अगर हम बात करें, मैंने आपको बता दिया कि लद्दाख रेन शेडो रीजन में आता है, इसलिए वहाँ वर्षा, थोड़ी एनर्जी कम है दोस्तों, मैं बहुत तेज बोल नहीं पा रहा हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं कारण आपको बता चुका हूँ। तो थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ, बट उसको भी थोड़े दिन, 1-2 दिन के अंदर में हम वो जो अपनी नॉर्मल स्पीड है हम उस पर आ जाएंगे। सुबह आज थोड़ा ज़्यादा तेज पढ़ा दिया था, दिक्कत हो रही थी मुझे। तो ये है आपका क्लाइमेट। अब आते हैं फ्लोरा एंड फोना के ऊपर, है ना। फ्लोरा और फोना मतलब जीव जंतु और पेड़ पौधे कैसे पाए जाते हैं। तो पेड़ पौधे ज़्यादातर यहाँ शंकु आकार के मिलेंगे, और पेड़ ज़्यादा ऐसे मिलेंगे जिनको पानी की कम जरूरत होती है। पॉपुलर और विल्लो 2 हैं, एक तो है पॉपुलर और दूसरा है विल्लो। 2 पेड़ यहाँ मुख्यतः पाए जाते हैं, और इस प्रकार से ये कश्मीरी स्टैग, जिसको हंगूल बोलते हैं, ये रहा ना, कश्मीरी स्टैग बोलते हैं इसको, हंगूल। इसकी जो खाल है ना ऊपर से, इसके लिए इसको बहुत शिकार किया जाता है, ये बहुत क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। हम इसकी जो फर है ना ऊपर से, इसको निकाल लेते हैं, इससे ये बहुत गर्म होती है, तो इसे कोट जैकेट वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको बहुत मारा जाता है, हंगूल को। कश्मीरी स्टैग बोलते हैं इसको, हंगूल, ठीक है। और इस प्रकार के पॉपुलर के पेड़ पाए जाते हैं, जिससे माचिस, मैच बॉक्स, पैकिंग मटेरियल बनता है। साथ ही साथ में नाम सुना आपने, बैट, क्रिकेट तो सुना होगा ना, क्रिकेट के जो बैट हैं वो इंग्लिश विल्लो या कश्मीर विल्लो, इनसे बनते हैं, विल्लो से बनते हैं। ये पेड़ का नाम है एक, ठीक है। तो यहां से बैट बनते हैं, जो अच्छी क्वालिटी के बैट होते हैं ना, वो यहीं से बनते हैं। तो फ्लोरा में मैंने बताया, फ्लोरा के अंदर देखो, पेड़ पौधों में हाई एरिडिटी बहुत ज्यादा है, शुष्कता बहुत ज्यादा है, नमी बहुत ज्यादा है, इसलिए घास पाई जाती है, और श्रब्स, झाड़ियां और घास यहाँ पे पाई जाती है। ग्रुप्स ऑफ विल्लो, पेड़ पौधों में अगर मैं बात करूं तो विल्लो के पेड़ पाए जाते हैं, पॉपुलर के पेड़ पाए जाते हैं। साथ साथ में समर के अंदर में जब गर्मियां आ जाती हैं तो थोड़ा तापमान कम हो जाता है, उस समय पे यहाँ पर कुछ फ्रूट के पेड़ भी पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे एप्पल, सेब, एप्रिकॉट और वॉलनट्स। तो ये कुछ पेड़ हैं फ्रूट के जो यहाँ पे मिल जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फोना, फोना में क्या होता है दोस्तों, रॉबिन्स, उसके बाद रेड स्टार्ट्स, तिब्बतियन स्नोकॉक, रेवन, आपका होपी, उसके बाद वाइल्ड गोट, उसके बाद आपकी वाइल्ड शिप, याक, स्पेशल काइंड ऑफ डॉग्स, अलग अलग प्रकार के कुत्ते, चीरू, देखो चीरू ये रहा, तिब्बतियन एंटीलोप, सॉरी मैं हंगूल बोल रहा था, चीरू तिब्बतियन एंटीलोप बोलते हैं इसको, हंगूल भी बोल सकते हो, कश्मीरी स्टैग। ये सारी स्पीसीज हैं जो यहाँ पे आपका बेसिकली पाई जाती है, ठीक है। सो फ्लोरा एंड फोना में ये हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पीपल्स। देखो लोग यहाँ पर बहुत अलग अलग प्रकार के वेरिड टाइप ऑफ जो है पीपल्स यहाँ पाए जाते हैं। सबसे पहले मैं लद्दाख की विशेषता आपको बताना चाहता हूँ। हेलो बहुत जल्दी बोलेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं एक विशेषता यहाँ की बताना चाहता हूँ, यहाँ की वेमेन बहुत एम्पावर्ड है यार, महिलाएं यहाँ की बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड हैं, मतलब पुरुषों के बराबर ही हैं, मतलब उनसे आगे ही होंगी कुछ। मैंने आपको एक बात और बताई थी ना, देखो हमारे देश के एक भाग के अंदर में आपका प्रचलित है क्या, मल्टीपल वाइफ्स का होना, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, एक व्यक्ति जिसकी एक से ज़्यादा पत्नियां हो, क्या बोलते हैं उसको, पॉलीगैमी। और एक जो महिला है अगर उसके एक से ज़्यादा पति होते हैं तो उसको बोलते हैं पॉलीएंड्री। लद्दाख वाले रीजन के अंदर में पॉलीएंड्री प्रचलित है, बिकॉज यहाँ पर लैक ऑफ रिसोर्सेज है, रिसोर्स बहुत कम है। तो ये लोग जो है ना, रिसोर्स कम है, उनका इस्तेमाल करना जानते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना जानते हैं। समझ में आ रही बात। यहां पर रिसोर्स संसाधन कम होने की वजह से वन वेमेन यूज टू मैरी विद द मैनी मेंस, ताकि 1 या 2 बच्चे रहे, पॉपुलेशन बहुत कम रहे, लोगों की जनसंख्या यहां पर बहुत कम है। मतलब यहां यूपी वाला हाल नहीं है, यहां वेस्ट बंगाल वाला हाल नहीं है कि चलने दो भाई, ठीक है, फोटोकॉपी की मशीन चला रखी है, पूरी क्रिकेट टीम बना रखी है, यहां वो सिस्टम नहीं है। क्यों? क्योंकि यूपी के अंदर कहो या आपका यूपी में भी लैंड फर्टाइल है, जमीन उपजाऊ है, पानी है बहुत ज़्यादा मात्रा में, प्लेन एरिया है, वहाँ पर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं है, संसाधन नहीं है। तो यहाँ जनसंख्या भी क्या है दोस्तों आपकी, कम है, ठीक है, इन लोगों को पता है भली बात ही। और जो इनके पास में कम संसाधन है उनका ये बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं। महिलाएं घर के काम तो करती ही हैं, पशुपालन करती ही हैं, साथ ही साथ में महिलाओं ने छोटी छोटी शॉप्स भी ओपन की हुई है। मतलब मैं यूँ कह दूँ, यहाँ की महिलाएं बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड हैं, बहुत ज़्यादा सचेत है, उनको पता है उनको क्या करना है। तो यहाँ की महिलाओं की तो अलग ही बात है, ठीक है।
ज़्यादातर अगर मैं बात करें दोस्तों तो देखो यहाँ पर जो भी काम होता है वो समर के टाइम पे होता है, गर्मियों में ही काम होता है सारा, यहाँ पे बिजनेस वगैरह जो भी चलता है, मतलब फसल वसल सब गर्मियों में होता है। ठंड इतनी होती है ना सर्दियों में कि इन लोगों को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो ज़्यादातर ये क्या करते हैं, सर्दियों के अंदर इनके सारे कस्टम्स होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, त्यौहार, ये पूरी सर्दियों में सेलिब्रेशन करते हैं। पूरी त्यौहार के अंदर में ठंड से बचने के लिए त्यौहार मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, अलग अलग फेस्टिवल ये सब करते रहते हैं, पूजा पाठ चलती रहती है, ताकि सर्दी इनको क्या लगे, कम लगे, अपने आप को इंगेज रखते हैं। और इसी कारण से दोस्तों भारत का सबसे ज़्यादा त्यौहार मनाने वाला इलाका कौन सा, लद्दाख। दुनिया के, इंडिया के किसी भी हिस्से में जितने त्यौहार मनाए जाते हैं उनसे ज़्यादा त्यौहार कहाँ मनाए जाते हैं, लद्दाख में, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन। सो दिस रीजन जो है इट सेलिब्रेट्स द हाइएस्ट नंबर ऑफ द फेस्टिवल ऑफ द कंट्री। भारत के सबसे ज़्यादा त्यौहार इसमें मनाए जाते हैं। मैं लद्दाख के 15 अमेजिंग फैक्ट आपको बताऊंगा, 15 ऐसे फैक्ट बताऊंगा जो लद्दाख को स्पेशल बनाते हैं, ठीक है, ज्योग्राफी के हिसाब से भी, पॉलिटी के हिसाब से भी और हिस्ट्री के हिसाब से भी, मतलब अपने नॉलेज, अपने पेपर के हिसाब से। ऐसे नहीं कि कोई भी 15 फैक्ट बना दिए, वीडियो बना दी, नहीं, मैं ऐसी बातें बताऊंगा जो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो पीपल्स विल फाइंड रिजेंबलेंस विद द तिब्बतियन एंड सेंट्रल एशियन पीपल। यहाँ के लोग ना आपको तिब्बत के लोगों से और सेंट्रल एशियन लोगों से मिलते जुलते मिलेंगे, मतलब आंखें जो होंगी वो आपकी क्या होंगी, छोटी होंगी, ठीक है, आंखें छोटी होंगी, क्योंकि ठंडा इलाका होता है ना। देखो ठंड के अंदर क्या होते हैं, जो हमारे होल्स होते हैं हमारी त्वचा के ऊपर, फेस के ऊपर, बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, देखो जैसे कान है, नाक है, आंख है, दीज आर होल्स। और इनसे क्या होता है ना, इससे ठंड अंदर जाती है। और ये जो इलाके हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जैसे हम टॉकिंग अबाउट लद्दाख रीजन, तिब्बतियन रीजन, यहाँ पर क्या होता है, ठंड ज़्यादा पड़ती है। तो शरीर को ज़्यादा गर्म रखने के लिए हमारे शरीर की एनाटॉमी ही ऐसी होती है कि यहाँ रहने वाले लोगों का नाक छोटा सा पाया जाता है, ठीक है, ताकि हीट लॉस ना हो। कान छोटे छोटे होते हैं, हीट लॉस ना हो, ठीक है, आंखें छोटी छोटी होती हैं, हीट लॉस ना हो, इसलिए तो चाइनीज ऐसे मिलते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं यहाँ पे पाए जाते हैं। साथ ही साथ में इनके शोल्डर एरिया, ये एरिया बहुत ब्रॉड होता है, ये इनके ऊपर अगर देखोगे तो मांस जो होता है, सबक्यूटेनियस फैट, वो बहुत थिक होता है ताकि ठंड कम लगे, वो एनाटॉमी होती है इनकी। तो पीपल जो हैं वो आपके लगभग मध्य एशियाई और तिब्बत के जैसे होते हैं, तिब्बत के लोगों से मिलते जुलते हैं, मेल खाते हैं। यहाँ या तो मुस्लिम लोग मिलेंगे या बुद्धिस्ट लोग ज़्यादा मिलते हैं। और बुद्धिस्ट लोग जो होते हैं उनके श्राइन्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं, गोम्पाज, गोम्पा बोलते हैं ना उनको, तो वो यहाँ पे पाए जाते हैं। फेमस गोम्पा ये भी है ना। अरे वो सीरियल आया था ना फियर फाइल्स के अंदर, या कौन सा बहुत फेमस है वो, एक भूत का था ना, इसके अंदर तिब्बतियन उसका दिखाया जाता है, ठीक है, वो यहीं पे शूट हुआ था लद्दाख के अंदर, वो बहुत फेमस है, भूत वाला है। याद है किसी को एपिसोड, याद है? ठीक है, चलिए। सेवरल बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, बहुत सारी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज यहाँ पाई जाती है लद्दाख के अंदर। इनको हम गोम्पास बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, गोम्पास। इनमें मतलब बुद्धिस्ट की आपकी ये मोनेस्ट्रीज हैं, यहाँ पढ़ाया लिखाया जाता है उनको। सम फेमस मोनेस्ट्रीज आर, जैसे हेमिस हो गया, उसके बाद आपका थिकेसी हो गया, शेया हो गया, आपका लामायूरा हो गया, है ना, ये सारे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये लोग हो गए। ऑक्यूपेशन इनका काम क्या है, देखो मैंने बताया समर के अंदर जब गर्मियाँ होती हैं तब लोग यहाँ पर कल्टीवेट करते हैं, जैसे बार्ले हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका हाँ 6 भूत वाला, सही बोला आपने, फियर फाइल 6 भूत होते हैं उसमें, हाँ देखते हो। पीपल्स कल्टीवेट बार्ले, पोटैटोज, पीस, बीन्स, उसके बाद आपका टर्निप, ये सब होते हैं, है ना। विंटर के अंदर मैंने बताया लोग जो है वो ज़्यादातर अपने आप को बिजी रखते हैं, ठंड बहुत होती है ना, तो वो खूब सारे त्यौहार बनाते हैं, खूब सारी सेरेमनीज करते हैं, है ना। महिलाएं बहुत हार्ड वर्किंग है, यहाँ की महिलाएं हार्ड वर्किंग होती हैं, खेत में काम करती है, घरों में काम करती है, और छोटे छोटे बिजनेस भी मैनेज करती हैं। तो महिलाएं जो हैं वो स्पेशली बहुत हार्ड वर्किंग होती हैं। टूरिज्म एक मेजर एक्टिविटी है यहाँ की। भारत के लोग और भारत से बाहर के लोग यहाँ घूमने आते हैं, तो टूरिज्म यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्कैसिटी, मैंने बताया रिसोर्स बहुत कम है, मतलब लोगों के पास में, लोगों को पता है यार संसाधनों की कमी है, इसीलिए ये लोग जो हैं उसको अच्छे से यूज़ करते हैं, ठीक है। चाहे वो पानी हो, चाहे कोई और खनिज हो, फ्यूल हो, बहुत अच्छे से उसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। दोस्तों एक बात मैं देख रहा हूँ, आप वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, वीडियो को लाइक करो और शेयर किया करो। मैं क्या कह रहा हूँ, आप अपनी संख्या को नियमित रूप से बढ़ाओ, मतलब नियम से आप लोग आया करो, वीडियो देखा करो। मैं क्लासेस सारी की सारी कंटिन्यू कर दूंगा, मैं बढ़ा भी दूंगा यार क्लास, ज्योग्राफी के अलावा पॉलिटी, हिस्ट्री, ऐसा भी कुछ पढ़ा दूंगा मैं,
परंतु आप आओ तो सही। अच्छा, अब सवाल आपने पूछा था मेरे से एक ने कि सर जो अफ्रीका के लोग गरीब क्यों होते हैं। देखो दोस्त, मैं बताता हूँ अफ्रीका के लोग गरीब क्यों होते हैं। देखो, दो चीजें होती है हमारे पास। एक रिसोर्स की बात करते हैं हम। रिसोर्स का मतलब क्या होता है? संसाधन। ये संसाधन दो प्रकार के होते हैं, पहला और दूसरा। देखो, पहला होता है मित्रों ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, और दूसरा होता है मित्रों नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। ह्यूमन का मतलब क्या होता है? मानव संसाधन, और नेचुरल का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक संसाधन। तो अगर किसी देश के पास में दोनों है तो बहुत अच्छा है, बहुत ग्रो करेगा। यूरोप के पास दोनों है, ठीक है, बहुत ग्रो करता है, वहां के लोग भी। ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन का मतलब क्या है? मानव संसाधन किस चीज से मिलकर बनता है दोस्तों, बताओ। पहली, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नहीं कहता, पहला कहता है एजुकेशन, मतलब लोग पढ़े लिखे होने चाहिए। यूरोप के सारे लोग पढ़े लिखे हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त है सबको, है ना। अमेरिका के लोग पढ़े लिखे हैं, ह्यूमन रिसोर्स अच्छा है। दूसरा हेल्थ, सबका स्वास्थ्य अच्छा है। यूरोप में और अमेरिका के अंदर में हेल्थ इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छा है, हेल्थ केयर सिस्टम बहुत है। वहां पर ओबामा केयर लेके आए थे, सबको हेल्थ केयर सिस्टम दिया था, है ना। तो हेल्थ बहुत अच्छी रहती है यहाँ पे लोगों की। साथ ही साथ में हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में रहते हैं, हाई लैटिट्यूड एरिया में रहते हैं, तो वहां पर बीमारियां जो हैं वो कम फैलती हैं, है ना। आपके इक्वेटर के पास में जो देश है, अफ्रीका इक्वेटर पे रहता है, हर 6 महीने में एक नया वायरस आता है, इबोला, चिकनगुनिया, जीका वायरस, ये वायरस, वहाँ कोई ना कोई नई बीमारियों का गोदाम है। हर महीने में 6 महीने में एक बीमारी आ जाती है वहाँ पे। क्यों? अफ्रीका के अंदर में आर्द्रता ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, क्लाइमेट उसका वैसा है कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और आर्द्रता होने की वजह से वहाँ पर जो बैक्टीरिया है या जो वायरस है उसके फैलने की संभावना भी उतनी अधिक होती है। तो ये कारण है, तो वहाँ के लोग बीमार रहते हैं, अफ्रीका के लोग। जबकि अमेरिका, यूएस, यूरोप, यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो लोग इतने बीमार नहीं होते, हेल्थ इशू नहीं है उनको। साथ ही साथ में अगर मैं बात करूं पर कैपिटा इनकम, ठीक है, पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति है, यूरोप के लोगों का जो प्रति व्यक्ति आय है वो अच्छी है, उनके पास पैसा है यार, पैसे के साथ साथ बहुत सारी चीजें आ जाती है ना। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी यहाँ ज्यादा है, लोग ज्यादा टाइम तक जिंदा रहते हैं यहाँ पे। लेकिन यूरोप के साथ अफ्रीका में ऐसा नहीं है। अफ्रीका के अंदर में मानव संसाधन कमजोर है, साथ साथ में नेचुरल रिसोर्सेज भी। देखो, दुनिया का सबसे ज्यादा तेल जो है आपका अमेरिका में, आपको बता देता हूं, निकाल नहीं रहे हूं। अमेरिका में सारे रिसोर्स है, यूरोप में सारे रिसोर्स है, संसाधन है, ठीक है। लेकिन अफ्रीका में बात करूं तो अफ्रीका को हम डार्क कॉन्टिनेंट कहते हैं। डार्क क्यों कहते हैं? ऐसा नहीं कि वहां प्राकृतिक संसाधन नहीं है, वहां प्राकृतिक संसाधन है भी, लेकिन लोगों के पास में इतनी क्षमता नहीं है कि उनको एक्सप्लोर कर पाए, ढूंढ पाए, उनको निकाल पाए। अब चाइना गया है, भारत गया है, अमेरिका गया, तो वो ढूंढ के निकलवा रहा है उनसे, लेकिन वो निकलवाएगा। सोचो, चाइना अगर संसाधन निकलवाएगा, अगर अफ्रीका में कुछ मिल भी रहा है और अगर चाइना निकलवा रहा तो अपना फायदा करेगा, वहां के लोगों को फायदा क्यों थोड़ी नहीं करेगा। तो दो चीजों पे डिपेंडेंट रहता है दोस्तों गरीबी। तो वहां पर अमेरिका के अंदर, जो अफ्रीका के अंदर में, दोनों ही रिसोर्सेज की कमी है। लेकिन जैसे जैसे एक रिसोर्सेज बढ़ रहा है, अगर हम बात करें, देखो नेचुरल रिसोर्सेज, अब जैसे अफ्रीका के सारा डेजर्ट में हमें तेल मिल गया, लोहा मिल गया, यूरेनियम मिल गया, मैग्नीशियम मिल गया, तो धीरे धीरे वहां पर इंडस्ट्रीज स्थापित होने लगेंगी, लोगों को रोजगार मिलने लगेगा। पहले मैंने बात किया, जो बेदोइन्स थे और तोरगस थे, वो लोग क्या करते थे? पशुपालन करते थे, ठीक है, भेड़ बकरी पालते थे, चराते थे, है ना, दूध बेचते थे उनका। लेकिन आज वो क्या करते हैं दोस्तों, अब टूरिस्ट जाते हैं वहां पे तो लोगों के गाइड है, वो लोगों को गाइड बन के बताते हैं, समझाते हैं। तो ये चीजें जब होंगी, कल को उनके पास पैसा आएगा, अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाएंगे, फिर उनके बच्चे बाहर विदेश में जॉब करेंगे या वहां पर कुछ नया नया इन्वेंट करेंगे। तो ये दोनों चीजें आपस में डिपेंडेंट होती है। तो जहां पर भी गरीबी है तो आपको इसी लेंस से देखना है वहां पर कि वहां पर कौन से रिसोर्स की कमी है, ह्यूमन रिसोर्स या आपका नेचुरल रिसोर्स। अब मैं इंडिया में बात कर लेता हूं। इंडिया में है, दोनों है, नेचुरल रिसोर्स भी है, ह्यूमन रिसोर्स भी हम डेवलप कर रहे हैं धीरे धीरे। पहले जब थे अंग्रेज यहाँ पे थे, तो उन अंग्रेजों ने हमारा इतना शोषण किया कि हमारा जो मानव संसाधन है वो बहुत नीचे गिर गया था। लोगों को पढ़ने लिखने नहीं दिया, लोगों की हालत खराब हो गई, पोषण नहीं मिलता था, तो उससे दिक्कत यहाँ पे ज्यादा थी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी, चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो, ऐसे ही बेहतरीन कोर्सेज हमारे कहां पर आते हैं? प्लस के ऊपर। तो आप जुड़ना चाहो मेरे से तो बस मेरा कोड याद रखना, मेरा कोड है सुमित10। आप अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे जाके गोल, आपको पता है जीएस, साथ साथ में ऑप्शनल और आपका क्या है, दोनों कॉम्बो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। प्लस आइकॉनिक, दोनों प्रकार के कोर्सेज के साथ में। ये हमारे कोर्स का प्राइस है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, और ये भी हमारा 1 साल, 2 साल, 3 साल। लेकिन इतना प्राइस नहीं देना आपको, 49,000 नहीं देना आपको, ये सिर्फ 44,000 में पड़ेगा। सब पे आपको डिस्काउंट मिलेगा जब आप नीचे रेफरल कोड में मेरा कोड डालोगे। मेरा कोड क्या है? सुमित10,
ठीक है। जिसको कॉम्बो लेना है दोस्तों, ये आइकॉनिक कॉम्बो का प्राइस है, ये आपका प्लस के कॉम्बो का प्राइस है। तो याद रखिएगा, चाहे आप प्लस लो चाहे आइकॉनिक, दोनों ही केस में आपका जो कोड रहेगा वो क्या रहेगा, सुमित 10। अगर आप मेरे छात्र हैं, मेरे से पढ़ते हैं, तो आपको कोड यूज करना है क्या, सुमित 10। ठीक है। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई वीडियो को लाइक करो यार, देखो लाइक नहीं किया आप लोगों ने, और शेयर भी करो, है ना। और बाकी बच्चों को बताओ ताकि वो चैनल पे आए, दोबारा से क्लासेस करें, और मैं जल्दी ज्योग्राफी की क्लासेस भी आपकी शुरू कर दूंगा। ठीक है, और भी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना।